नमस्कार। आपको हमारे YouTube चैनल NM क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है एक साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग आज आसान भाषा में समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट न्यूट्रिशन को समझने का प्रयास करते हैं। न्यूट्रिशन होता क्या है? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई जानवर या कोई पौधा भोजन को ग्रहण करता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है। यही प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। इसका आपको पॉइंट नोट डाउन करना होगा, तो नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और प्लांट टेक्स इन एंड यूटिलाइज फूड सब्सटेंस, यही प्रक्रिया कहलाती है न्यूट्रिशन। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि भोजन में क्या होता है। भोजन हम लोग खाते हैं, उसमें होता क्या होगा, क्या रहता होगा, कौन से कंपोनेंट पाए जाते होंगे। चलिए, तो इसके बाद अगला टॉपिक है मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मेरा न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट आसान भाषा में बोले तो सभी सजीव, हम लोग जानते हैं कि सजीव को क्या चाहिए। सजीव को ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए, डेवलपमेंट के लिए भोजन चाहिए। ठीक, तो भोजन में कुछ ना कुछ तो होता होगा, कुछ तो पाया जाता होगा जो कि ये सब चीज़ प्रोवाइड करवाता है। वही जो चीज़ पाया जाता है और एनर्जी को प्रोवाइड करवाने में, डेवलपमेंट के लिए, ग्रो के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, उसी को हम लोग आसान शब्दों में पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर ग्रोथ। सभी सजीव को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। एनर्जी के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। डेवलपमेंट के लिए भी क्या चाहिए? तो फूड चाहिए। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि फूड में ऐसा क्या होता होगा जो ये सब चीज़ प्रोवाइड करवाता है। वही क्या होता है? न्यूट्रिएंट होता है। दूसरे शब्दों में न्यूट्रिएंट्स आर कंपाउंड्स इन फूड एसेंशियल टू लाइफ, प्रोवाइडिंग एनर्जी, हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ सेल्स एंड ग्रोथ। दूसरे शब्दों में बोले तो हमारे शरीर के जितने भी सेल हैं, उनको जब वो डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए भी काम देता है, ग्रोथ में भी काम देता है, हमारे लाइफ में भी, हमारे जीवन जीने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। उसी को न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट कितने तरह के होते हैं। जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो कौन कौन है? तो मेजर न्यूट्रिएंट है हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, मिनरल एंड वाटर। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल एंड वाटर। इसको पॉइंट आउट करते चलिएगा आप लोग भी अपने नोटबुक में। चलिए एक एक करके सब न्यूट्रिएंट, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है मेरा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो सबसे पहला है इसका, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट को जैसे आपसे पूछा जाएगा बॉडी के ग्रोथ में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, तो वो प्रोटीन। ज़्यादा एनर्जी किससे मिलता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट। सबका अलग अलग इम्पोर्टेंट रोल है। तो कार्बोहाइड्रेट को एक और नाम से भी लोग जानते हैं, वो नाम है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड ये बना हुआ होता है किस चीज़ का? कार्बोहाइड्रेट। कभी आप सोचें तो ये बना हुआ है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। जैसे कि आप फार्मूला में देख सकते हो, यहाँ पे CnH2nOn। यहाँ पे n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन की संख्या। जैसे n आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, उसी के अनुसार से हाइड्रोजन वैरी करेगा और ऑक्सीजन भी वैरी करेगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और एक अगली बात कि कार्बोहाइड्रेट का जब भी हम नाम रखते हैं तो उसके अंत में OSE ये वर्ड का लगना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, मेरा पहला एग्जांपल है पेंटोज। क्या है? पेंटोज। ये देखिए, पेंट मतलब C5 तो H10O5, ये फार्मूला के अनुसार, यहाँ के अनुसार मेरा। और देखिए कार्बन 5 है तो पेंट, और लास्ट में कार्बोहाइड्रेट का है तो लास्ट में OSE का लगना इसमें दिख रहा है।
फिर है C6H12O6, यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट है ये, और इसके भी अंत में OH लगा हुआ है। फिर है C3H6O3, ये भी कार्बोहाइड्रेट है और इसके अंत में भी OH लगा हुआ है। इसलिए हम लोग ये पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के नाम लिखते समय अंत में हम OH वर्ड का यूज करते हैं। अब आते हैं कि चलिए कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड है तो हमको चाहिए ही चाहिए, और न्यूट्रिएंट है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे हैं कि न्यूट्रिएंट क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो न्यूट्रिएंट हमारे ग्रोथ करने में, एनर्जी देने में, सेल के रिपेयरिंग करने में, इन सभी जगहों पर न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला जो मेरा कार्बोहाइड्रेट है, ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ में पाया जाता होगा? जैसे भोजन तो हम लोग बहुत खाते हैं, लेकिन कौन से भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है? तो ये है आपका ब्रेड, बीन्स, मिल्क, पोटैटो एंड कॉर्न। इन सब चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऐसा नहीं कि दूसरे चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, बट इन सारी चीज़ों में एब्यूडेंट मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट के भी कितने प्रकार होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेरा है 2-3 प्रकार के। सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड और एक ओलिगोसेकेराइड। इसके बाद वाले स्लाइड में पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड, लेकिन चलिए सबसे पहले करते हैं मोनोसेकेराइड। तो ये किसको बोलते हैं? तो ये एक सिंगल शुगर से मिलके बना होता है। अब आप लोग बोलिएगा कि शुगर क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, हम लोग जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ें कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक। तो एनर्जी गिविंग फूड है, तो इसका सबसे छोटा इकाई क्या होता होगा? इसका सबसे छोटा इकाई होता है ग्लूकोज, बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला है मोनोसेकेराइड, फिर पढ़ेंगे ओलिगोसेकेराइड, फिर पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले मोनोसेकेराइड को पढ़ लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मोनोसेकेराइड क्या है? तो यह एक सिंगल शुगर के मिलने से बनता है। मोनोसेकेराइड नाम से ही आपको पता चल रहा है, मोनो मतलब एक, ठीक। फिर उसके बाद क्या है मोनोसेकेराइड का अगला पॉइंट? इसका अगला पॉइंट है हाईली एब्यूडेंट मोनोसेकेराइड्स इन नेचर डी ग्लूकोज, मतलब कि नेचर में, प्रकृति में ज़्यादा सबसे मोनोसेकेराइड जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा मोनोसेकेराइड का जो होता है वो डी ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। इसका अगला पॉइंट, इसके एग्जाम्पल के बारे में कि सर एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं। तो इसके उदाहरण हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। ये फ्रुक्टोज जो होता है सबसे मीठा, आपसे कोई पूछेगा कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट आप किसको बोलिएगा? सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट आप बोलिएगा फ्रुक्टोज को, ठीक। उसके बाद आता है राइबोज। राइबोज कहाँ पाया जाता है? आपका आरएनए में पाया जाता है। फिर है डीऑक्सीराइबोज, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे डीएनए में पाया जाता है। ये तो पढ़ ही लिए कि फ्रुक्टोज क्या होता है? सबसे मीठा होता है, ठीक। फिर है इसके बाद है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड किसको बोलते हैं? तो ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं जैसे एक शुगर मिल के बना हुआ था तो उसको बोले थे मोनोसेकेराइड। जब शुगर की मात्रा 2 हो, मिनिमम 2 हो और मैक्सिमम 10 हो, तब इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को हम ओलिगोसेकेराइड का नाम देते हैं, ठीक। इसका अगला पॉइंट है कि इसके एग्जाम्पल, तो ओलिगोसेकेराइड के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। पहला है माल्टोज। ये जो माल्टोज है मेरा बना हुआ है ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी मात्रा है इनकी? 2। तो इनको क्या ऐसा नाम देंगे, मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड? तो नहीं, इसका हम कौन से कैटेगरी में डालेंगे? ओलिगोसेकेराइड की कैटेगरी में डालेंगे। फिर अगला है सुक्रोज। तो सुक्रोज किसके मिलने से बना है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से। फिर है लैक्टोज। लैक्टोज किसके मिलने से बना है? तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ये सब पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये सब भी पॉइंट को नोट करने का ज़रूर प्रयास करिएगा। आपका जो लैक्टोज है ये आखिर मिलता कहाँ होगा?
तो हम जो दूध पीते हैं, ठीक, दूध में स्वीटनेस, मिठास आती है, वो किसके वजह से आती है? तो आती है हमारे लैक्टोज के कारण, ठीक। चलिए, और एक बात और, ये जो हमारा ये माल्टोज है, ये कहाँ पाया जाता है आपको पता है? चावल का पानी कहने का मतलब मार, चावल का पानी मतलब आसान भाषा में क्या बोलते हैं इसको? मार ही तो बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? माल्टोज पाया जाता है। इसीलिए बोला जाता है चावल का पानी मार को पीने के लिए कि ताकत मिलेगा। क्यों मिलेगा ताकत? क्योंकि अभी पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा क्या देता है? एनर्जी देता है। और ये क्या है? ओलिगोसेकेराइड, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और ये माल्टोज ओलिगोसेकेराइड में आता है। ओलिगोसेकेराइड का ही एग्जाम्पल है माल्टोज। और माल्टोज में क्या पाया जाता है? माल्टोज कहाँ पाया जाता है, कहाँ मिलेगा? तो ये चावल के पानी जिसको मार बोलते हैं उसमें सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करने का जरूर प्रयास करिएगा। इसी एग्जाम्पल को खास करके नोट करिएगा। ये किसको बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड। तो ये बने हुए होते हैं 11 और मैक्सिमम इन्फिनिटी, मतलब कि इसमें कम से कम कितने चाहिए शुगर? तो शुगर की संख्या इसमें 11 होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? अधिकतम इन्फिनिटी होनी चाहिए। इसका पहला एग्जाम्पल है सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ मिलता है? तो सेलुलोज प्लांट का कार्बोहाइड्रेट है, मतलब प्लांट में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है। और यह मोस्ट ऑब्विडेंट कार्बोहाइड्रेट है, सबसे काफ़ी मात्रा में जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्लांट कार्बोहाइड्रेट, वो कौन है? वो आपका सेलुलोज है। सर तो इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है हमारे पेपर इंडस्ट्री में। पेपर इंडस्ट्री में सिल्वरिंग ऑफ मिरर, मतलब कि मिरर के पीछे आप देखते हो एक कोट चढ़ा हुआ होता है, उसमें इसका यूज होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें भी यूज होता है इसका। किसका? सेलुलोज का। सेलुलोज मिलता है कहाँ से? तो प्लांट कार्बोहाइड्रेट है, तो प्लांट से ही मिलेगा आपको, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च कहाँ होता है? तो हम लोग ये जानते हैं 3 क्लास 4 क्लास में आप पढ़े होंगे कि प्लांट एक प्रोसेस से खाना बनाता है। प्लांट एक्चुअली नहीं, प्लांट का पत्ता, प्लांट के पत्ते को ही तो किचन बोलते हैं, वो खाना बनाता है। और वो प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो उस प्रोसेस में जो खाना बनता है, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट का रूप रहता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट खाना जो बना प्लांट का, वो किस रूप में स्टोर होता है? तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, स्टार्च। स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्च, जो कि क्या है? किसका एग्जाम्पल है? मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड? तो ये पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। तो ये स्टार्च स्टोर कहाँ होता है? तो ये प्लांट में कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है स्टार्च। ये क्या है? तो इसके बारे में एक पॉइंट है, इसको पढ़ लेंगे। हाईली कंज्यूम्ड कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च बाय ह्यूमन बींग्स। मानव जाति के द्वारा, मतलब हम मानव जाति सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं। वो किस रूप में यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप यूज करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का रूप स्टार्च ही है, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अगला एग्जाम्पल है काइटिन। ये क्या होता है सर? तो ये सेकेंड मोस्ट एविडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। पहला कौन था? पहला था सेलुलोज। यहाँ पे देखिए, पहला था सेलुलोज, दूसरा कौन है? मोस्ट एविडेंट, मतलब ज़्यादा मात्रा में किसकी है? तो काइटिन की है, ठीक। और ये काइटिन मिलता कहाँ होगा? तो सबसे पहले जान लीजिए, मशरूम हम लोग खाते हैं, तो द सेल वॉल ऑफ मशरूम कंसिस्ट ऑफ काइटिन। तो मशरूम का जो सेल वाल होता है, एक कवक होता है, उसके बाहरी सेल के ढकने के लिए, सेल को प्रोटेक्शन देने के लिए एक सेल वाल का निर्माण होता है उसके सेल के बाहर में। उसको डिटेल में हम लोग सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सेल वाले वीडियो में उसको देखेंगे। तो वो जो सेल वाल बना होता है मशरूम का, वो किस चीज़ का बना होता है? तो आपका काइटिन का बना होता है। और ये और कहीं मिलता है क्या? तो हाँ, एक और जगह है जहाँ पे पाया जाता है, अपर लेयर ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों के ऊपरी सतह में ये काइटिन पाया जाता है। अगला एग्जाम्पल है इसका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन एक एनिमल का कार्बोहाइड्रेट है। अभी तक हम लोग क्या देखे थे? सेलुलोज प्लांट कार्बोहाइड्रेट था। स्टार्च ये भी कहाँ है? स्टोर रहता है प्लांट में कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और इसके बारे में क्या पढ़े थे? एक पॉइंट स्टार्च के बारे में, तो ये
मानव जाति द्वारा सबसे ज़्यादा यूज होता है कार्बोहाइड्रेट, इसी फॉर्म में यूज करते हैं, स्टार्च वाले फॉर्म में। फिर पढ़े थे काइटिन। काइटिन क्या है, तो ये मशरूम के सेल वाल में पाया जाता है। दूसरा, ये कीड़े मकोड़ों के ऊपरी सतह में, अपर लेयर जो होता है वो भी किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। इसका मतलब वहाँ भी काइटिन है। ये जो ग्लाइकोजन है ये क्या है, एक एनिमल कार्बोहाइड्रेट है, एक जीव में पाया जाने वाला एक कार्बोहाइड्रेट है। और इसके बारे में एक लाइन और है, एक पॉइंट और है, ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन द लीवर एंड मसल्स एज ग्लाइकोजन। लीवर और मसल्स में, याद रखिएगा, लीवर और मसल्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला एग्जाम्पल है 5वां, हेपरिन। ये क्या होता है, किसको बोलते हैं, हेपरिन। तो ये सबसे पहली बात, ये किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का। तो सबसे पहले आप हेपरिन के बारे में कोई पूछेगा तो कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो आप बता सकते हो ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, इसका यूज कहाँ है, तो इसका बहुत यूज है हमारे शरीर में। ब्लड का आप कभी सोचे हो, जब आपका कहीं से कटता है तो ब्लड निकलता है, फिर थोड़ी देर बाद उसका ब्लड का क्लोटिंग हो जाता है, ब्लड का बहना बंद हो जाता है। तो विटामिन के प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है। उसको आगे विटामिन वाले पॉइंट में डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन ये आपका जो हेपरिन है, अब सोचो बाहर आ रहा है ब्लड, थोड़ी देर बाद क्लोट हो जा रहा है, तो वही ब्लड हमारे शरीर के अंदर नर्व में क्लोट क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका बस साधारण सा रीज़न है। कोई तू आपसे पूछे कि ब्लड का क्लोटिंग हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं होता है, तो बस इसका साधारण सा रीज़न है हेपरिन के कारण। हेपरिन हमारे शरीर में पाया जाता है और इसी के कारण ब्लड हमारे नर्व में क्लोट नहीं करते हैं, मतलब ब्लड का थक्का नहीं बनता है, ब्लड नहीं जमते हैं। ये रहा आपका पॉइंट, इसको नोट जरूर करिएगा ये सब पॉइंट एग्जाम्पल को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, अगला है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एंटी क्लोटिंग एजेंट। नाम से ये भी पता आ गया, क्लोट करने में, क्लोटिंग नहीं होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हेपरिन की। तो एंटी क्लोटिंग बोल देंगे इसको, एंटी क्लोटिंग एजेंट भी कहा जाता है। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर है, इसको एक और नाम से जाना जाता है एंटी कोएगुलेंट। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, हमारे लीवर में पाया जाता है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कुछ समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आगे कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट लगभग हम लोग देख चुके हैं। अब है फैट के बारे में। तो फैट क्या है, फैट का पहला पॉइंट है यह, फैट के हमारे शरीर में जैसे न्यूट्रिएंट का तो उपयोग है, न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट का देख लिए। सेकंड था क्या, फैट था। तो फैट का क्या उपयोग है हमारे शरीर में, तो फैट का पहला उपयोग है यह हमारे शरीर के अंदर विटामिन को डिसॉल्व करने में मदद देता है। मतलब आप इसको दूसरे भाषा में भी कह सकते हो कि हमारे शरीर में विटामिन, 4 ऐसे विटामिन हैं जो फैट सोलूबल हैं। 4 ऐसे विटामिन हैं जो फैट सोलूबल हैं। कौन कौन है वो, KEDA, इसको आप ट्रिक से याद रखते हो तो वो भी रख सकते हो। कीरा, क्या, कीरा, के से के, विटामिन के, ई, रा तो DA, कीरा। तो KEDA ये कैसा सोलूबल है, ये विटामिन है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये कैसा सोलूबल है, तो ये आपका फैट सोलूबल है। ओके, दूसरा है ये पॉइंट समझ लीजिएगा, यह हमको मदद करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में। जैसे हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते रहता है, तो उसमें जो शरीर के अंदर टेम्परेचर का घटना बढ़ना होता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, फैट ही रखता है। ठीक, अगला पॉइंट है इसका, ड्यूरिंग फास्टिंग वी गेट एनर्जी फ्रॉम इट। मतलब फास्टिंग मतलब उपवास। जब आप फास्टिंग पे रहते हो तो ज़रा सोचो, फास्टिंग पे हो तो खाना तो खाते हो नहीं, क्योंकि उसी का नाम तो है उपवास। तो खाना खाते नहीं हो तो एनर्जी कौन देता होगा, किसी के दुकान से आता होगा क्या एनर्जी, नहीं ना। तो एनर्जी इस समय जो फैट में स्टोर होता है वहीं से एनर्जी मिलता है। ठीक, अगला पॉइंट है इसका, जैसे आप सोचो इस पॉइंट को कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी देता है या फैट ज़्यादा एनर्जी देता है। तो इस पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट
4 कैलोरी एनर्जी देता है, तो वहीं 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी एनर्जी देता है। इसका क्या मतलब, फैट ज़्यादा एनर्जी देने का काम करता है। ओके, अगला पॉइंट है आवर मसल्स इज मेड ऑफ लिपोप्रोटीन। हमारा जो मसल्स हैं शरीर में, मसल्स के बारे में, इसके लिए भी वीडियो हम लोग जल्द लाएंगे मस्कुलर सिस्टम के नाम से। तो हमारा जो मसल्स होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो लिपोप्रोटीन का बना होता है। यहाँ पे लिपोप्रोटीन, लिपो क्या है, प्रोटीन यानी कि प्रोटीन, लिपो मतलब लिपिड, और लिपिड को ही क्या बोलते हैं हम, फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैट। तो आप बोल सकते हो कि फैट का यूज एक और जगह पे है, हमारे शरीर के मसल्स के बनने में किसकी मदद होती है, फैट की मदद होती है। अगला पॉइंट है फैट इन आवर बॉडी इज स्टोर एज एडिपोज टिश्यू। कोई आपसे पूछेगा कि फैट हमारे शरीर में कहाँ स्टोर होता है, तो आप इसको जवाब दीजिएगा एडिपोज टिश्यू में। कहाँ, एडिपोज टिश्यू में। फिर से रिपीट, हमारे शरीर में फैट कहाँ पे स्टोर होता है, तो एडिपोज टिश्यू में। ये सबको पॉइंट आउट जरूर कर लीजिएगा, ये पॉइंट आपको बहुत काम देगा। अगला है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट इज़ फैटी एसिड। जैसे हम लोग जानते हैं कि खाना खाते हैं, फिर उसके बाद डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन में होता क्या होगा, तो डाइजेशन में जो हम लोग खाते हैं उसी का स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। जैसे हर कुछ टूटता है अपने छोटे अवस्था में। जैसे आपका ये फैट है, ये फैट आपका फैटी एसिड में टूट जाएगा, मतलब कि फैट का सबसे छोटा इकाई क्या है, फैटी एसिड, और वहाँ तक टूट जाना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। कंप्लीट डाइजेशन होता है, और कंप्लीट डाइजेशन हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे हर एक टॉपिक को डिटेल से, कि कंप्लीट डाइजेशन का काम आपका कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके लिए भी वीडियो हम लोग जरूर लाएंगे। नेक्स्ट है फैट कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फैट आर ऑफ 2 टाइप्स। फैट 2 तरीके के होते हैं, एक है सैचुरेटेड फैट और एक है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट में क्या होता है, तो वैसा फैट जो आसानी से डाइजेस्ट ना हो, फैट विच डज नॉट डाइजेस्ट ईजिली। वैसा फैट जो आसानी से नहीं पचे। मतलब आप लोग को बोला जाता है ना कि फैट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तेल, घी, ये सब जगहों पे, ये सब चीज़ों में। तो आपको बोला जाता है ये ज़्यादा तेल नहीं खाओ, ज़्यादा घी नहीं खाओ। क्यों, क्योंकि आप पहला पॉइंट से ही देख सकते हो कि सैचुरेटेड फैट जो होता है वो क्या होता है, वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। इसको एक और नाम से जानते हैं, जब इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है यानी कि मेरे लिए सही नहीं है, तो इसको एक और नाम देते हैं बैड फैट। जैसे बोलते हैं ना गांव में या फिर स्कूल में, जो लड़का थोड़ा सा बदमाशी करता है तो उसको एक बैड एलिमेंट का नाम देते हैं ना, तो वही ये है, बैड फैट है। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया कोलेस्ट्रॉल। क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को भी अभी अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। और ये क्या करता है, हाँ, इसके बारे में एक और पॉइंट है कि हमारे रूम टेम्परेचर पे किस अवस्था में रहता है। कोई आपसे पूछेगा सैचुरेटेड फैट जो है हमारे रूम टेम्परेचर पे किस अवस्था में पाया जाता है, तो यह सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद। फिर है वाट एवर फैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। जितने भी फैट जो कि कहाँ से, जानवरों से मिलते हैं, केवल फिश को छोड़ दिया जाए तो वो सभी फैट क्या किस कैटेगरी में आएंगे, तो वो सभी फैट सैचुरेटेड फैट के कैटेगरी में आएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ओके, तो आप आसानी से याद रख सकते हो कि जानवर से मिलने वाले सभी फैट केवल मछली को छोड़ दिया जाए तो वो सभी फैट को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैट बोलेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड फैट के बारे में। अनसैचुरेटेड फैट किसको बोलाता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि फैट 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। फैट वैसा फैट जो डाइजेस्ट नहीं होता है, सैचुरेटेड, और वैसा फैट जो डाइजेस्ट होता है, अनसैचुरेटेड। मतलब कि वैसा फैट जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए उसको ही बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फैट। ओके, अगला है इट इज कॉल्ड गुड फैट। इसको जब बैड फैट बोले हो, तो जब एक तरह का कंपेरिजन हो रहा है तो इसको बैड फैट बोले हो, तो ये आपका क्या है, जब डाइजेस्ट हो जा रहा है हमारे शरीर में, सही से उसका पाचन हो जा रहा है, तो ये गुड फैट, इसको बोलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल है, जैसे इसका एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि मछली से मिलने वाले फैट को
यदि छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सभी फैट क्या है, सेचुरेटेड फैट है। लेकिन इसका मतलब है कि मछली से मिलने वाला फैट कौन सा है, अनसेचुरेटेड फैट है। तो उसी का एग्जाम्पल हम लोग उठा लिए हैं कि मछली में पाया जाने वाला एक ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 कहाँ पाया जाता है, तो मछली में पाया जाता है। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, अनसेचुरेटेड फैट का है, भले ही एनिमल, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है ना, अपवाद, वही है ये। अगला पॉइंट है इसका, इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेचुरेटेड फैट जहाँ ये सॉलिड रूप में था, वही अनसेचुरेटेड फैट क्या है, यह एक लिक्विड रूप में है, तरल अवस्था में पाया जाता है यह। फिर अगला पॉइंट है, वाट एवर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल इज अनसेचुरेटेड फैट। मतलब जैसे यहाँ पे था, जो जितने भी फैट हैं जो कि जानवरों से मिलते हैं, केवल एक्सेप्शन कौन था, मछली, उसको छोड़ दिया जाए तो वो सभी किसकी कैटेगरी में जाएंगे, सेचुरेटेड फैट की, मतलब कि बैड फैट की कैटेगरी में जाएंगे। और उसी दूसरी तरफ है कि वैसा फैट जो कहाँ से मिलता है, प्लांट से आता है। कहाँ से मिलता है, प्लांट से, केवल कोकोनट ऑयल को छोड़ दिया जाए तो वो सभी किस कैटेगरी में जाएंगे, अनसेचुरेटेड फैट की कैटेगरी में। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो गई, और इसको नोट करके दोबारा रिवीजन करने का ज़रूर प्रयास करिएगा। आगे पढ़ेंगे। अभी जैसा बोले थे कोलेस्ट्रॉल को, चलिए अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल का था, सेचुरेटेड था या अनसेचुरेटेड था। देखिए कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपका क्या था, सेचुरेटेड था, मतलब बैड फैट था। यानी कि बैड फैट है तो हमारे लिए, शरीर के लिए सही नहीं है। यानी क्यों, क्योंकि बैड फैट ही क्या होना है, सेचुरेटेड है। और इसका क्या मतलब, वो डाइजेस्ट आसानी से नहीं होता है। और एक बात और क्या था कि वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, सॉलिड अवस्था में था। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल को दो कैटेगरी में यहाँ पे बांटने का प्रयास करेंगे। एक को रखेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल में और एक को रखेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल में। हालांकि ये है बैड फैट, मतलब कि ये डाइजेस्ट नहीं होता है आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर भी कोलेस्ट्रॉल को भी फर्दर आगे चल के इसको डिवाइड किया हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में। गुड कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं, तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ही गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। जैसे इसके एग्जांपल हो गए प्योर घी, हाई डेंसिटी, यहाँ पे नोट करिएगा आप, हाई डेंसिटी का मतलब होता क्या है। जैसे डेंसिटी का आप लोग सभी को पता होगा, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। ज़रा आप खुद सोचो, इसका क्या है, हाई डेंसिटी वाला है, मतलब ये डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। मास को हम यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं। मास हम मान लेते हैं कि एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल लिए 1 kg का, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कैसा लिए हैं, 1 kg का। लेकिन जब मास कांस्टेंट है और डेंसिटी ज़्यादा है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है आपका यह वॉल्यूम कितना छेकेगा, कितना कवर करेगा, वॉल्यूम लेस कवर करेगा। क्यों, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, डेंसिटी कम तो वॉल्यूम ज़्यादा। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह कैसा है, हाई डेंसिटी होने के कारण यह कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। क्योंकि हम लोग सीधे जानते हैं डेंसिटी वाले फार्मूला में, डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक है कि कम होगा। तो याद रखिएगा गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन कहाँ पढ़े थे कि हमारा मसल्स जो है किस चीज़ का बना है, फैट वाले स्लाइड में पढ़े थे। हमारा जो मसल है वो बना हुआ है लिपोप्रोटीन से। प्रोटीन तो प्रोटीन आप लोग समझ रहे हो, और लिपो मतलब ही होता है लिपिड अर्थात फैट। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कौन है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, यह वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगा, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि यह आर्टरी हमारे शरीर में है ना, आर्टरी, इसको आप लोग डिटेल में हमारे एक सर्कुलेटरी सिस्टम वाले वीडियो में देखोगे। ठीक, वो जल्दी वीडियो सबका, पर्टिकुलर वीडियो सबका हम लोग डाल लेंगे। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल कौन है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाले। मतलब कि वैसा कोलेस्ट्रॉल जिनका डेंसिटी क्या है, कम है। और जब डेंसिटी कम है तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम क्या होगा, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो इन्वर्सली है, यानी कि उल्टा है। डेंसिटी कम
तो वॉल्यूम ज़्यादा ये ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब ये हमारे ज़्यादा यूज करने से ये हमारे आर्टरीज में अटैच भी हो सकते हैं, मतलब चिपक भी सकते हैं। और आर्टरीज में चिपकने का मतलब है, मान लीजिए ये आर्टरी है, यहाँ पे आपका ये बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा यूज करने से, ज़्यादा सेवन करने से ये आपका चिपक गया। और आर्टरीज में क्या जाता है, तो आर्टरीज में ही तो ब्लड फॉलो होता है, तो ब्लड के फॉलो होने का रास्ता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली ब्लड के फॉलो का रास्ता कम हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हार्ट है, हार्ट क्या करता है, पंप द ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। तो जब इसको जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली ये किस पे असर डालेगा, हार्ट पे। और तभी हम लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट चौक कर गया, ऐसा। ठीक, तो इसको दूसरी भाषा में समझ सकते हो आप, ज़रा समझो। एक पाइप है, ठीक, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, क्या है, मोटर को ऑन करते हैं तो क्या जाता है, पाइप से पानी फॉलो हुआ। अब पाइप में यहाँ तक कचरा भर गया तो जाने का रास्ता तो कम हो गया ना, यहाँ तक कचरा से भरा गया ये, तो इसके जाने का रास्ता कम हुआ। ये तो उतना ही प्रेशर से आ रहा है, तो ये उल्टा प्रेशर किस पे डालेगा, इसको जाने का रास्ता कम होगा तो ये असर डालेगा कि नहीं डालेगा। और हम लोग देखते हैं कि नहीं, जब ऐसा होता है तो हमारा मोटर क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है ना। तो एक तरह से वैसे समझ लीजिए, ये हार्ट मेरा क्या है, हार्ट क्या है, तो यह ब्लड पंपिंग में मदद देता है। ठीक, याद रखिएगा ये सब बात, ब्लड पंपिंग में मदद देता है, मतलब कि प्रेशर बढ़ाता है ब्लड का। तो प्रेशर बढ़ाता है क्या, किसके लिए, कि आर्टरी के थ्रू तुम जाओ। और आर्टरी क्या कर रहा है कि नहीं, हम तो बैड कोलेस्ट्रॉल खा के बैठे हुए हैं, मतलब हमारे तरफ से रास्ता वॉल्यूम क्या है, नहीं है जाने के लिए आपके लिए, तो आपके लिए जाने का रास्ता नहीं है। तो ब्लड क्या काम करना छोड़ देगा इसके कारण, नहीं, सॉरी ब्लड नहीं, ये हार्ट काम करना छोड़ देगा क्या, नहीं, वो तो पंप करेगा ही करेगा, पंप कर रहा है वो, लेकिन ये जाने नहीं दे रहा खुद से, तो वो हार्ट पे असर डालेगा ही डालेगा। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल कम खाइए। और कैसा वाला कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल, अब कहिए कि कौन से कोलेस्ट्रॉल को छोड़ दे तो बैड कोलेस्ट्रॉल, कुछ इसका एग्जाम्पल हो जाए क्या, तो इसका एग्जाम्पल ही है कौन, डालडा, या फिर जो वेजिटेबल घी है ना, हाँ वेजिटेबल घी आप डालडा कह सकते हो इसको, उसी को कम खाइए आप, कम सेवन में लीजिए। क्यों, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। बैड कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक, लो डेंसिटी वाला मतलब आपको वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेगा, आर्टरी के थ्रू जाने नहीं देगा ब्लड को, तो आपके लिए नुकसान हो सकता है ये। इसका जितना कम हो सके उतना आप सेवन करिए। गुड कोलेस्ट्रॉल, हालांकि कोलेस्ट्रॉल क्या है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि बैड फैट इसको बोलते हैं, मतलब कि ये ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब इसका जितना यूज कम करें सही है। लेकिन उसमें भी क्या सा, उसमें भी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को तो नहीं खाइए तो ही बेहतर, गुड कोलेस्ट्रॉल को खाइए। ये थोड़ा बहुत सेवन में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्योर घी, अब प्योर घी ही है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है तो कोलेस्ट्रॉल ना। अब इसकी भी मात्रा आप ज़्यादा कर लीजिएगा तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह होगा ना, इसलिए कोशिश करिए कोलेस्ट्रॉल से बचने का। ओके, चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो मेरा यहाँ पे ख़त्म हुआ। और यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ हमारे को सपोर्ट करें ताकि आपके लिए और वीडियो हम लोग लाते रहें। थैंक यू।